जियांग शियाओबाई, क्या तुम सच में बेवकूफ हो या सिर्फ नाटक कर रहे हो? लियू रुयान के दिमाग से ऐसी क्रूर योजना कैसे बन सकती थी? ये साफ था कि ये सब लुओ वेनली ने ही रचा था। नानजी को इतना बड़ा अन्याय सहना पड़ा, तुम्हें इतना बड़ा अन्याय सहना पड़ा, थप्पड़ भी खाना पड़ा, और तुम उसे ऐसे ही छोड़ देने वाले हो? क्या तुम आदमी भी हो? शेन जेकिंग, मैं आदमी हूं या नहीं ये तुम नानजी से पूछ सकती हो। इसके अलावा भले ही तुम उससे पहली वाली बात पर बहस कर लो तो क्या फायदा? कोई और सबूत तो है नहीं। अगर लुओ वेनली कहे कि उसने कुछ नहीं किया तो अंकल हैड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं कोई संत नहीं हूं। उसने मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत की है तो अब उसे मौत से भी बदतर सजा मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम जानती हो वो किस प्रांत का है? क्या तुम्हारे पास उसका पूरा पता है? शियाओबाई, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं, मैं थोड़ा सह लूंगी। इसके अलावा तुमने आज लियू रुयान को मारा है। अगर ये मामला बहुत बड़ा हो गया तो तुम भी इसमें फंस जाओगे। ठीक है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हें भूख लगी होगी। आज मैं शहर से बहुत सी चीजें लाया हूं, तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगा ताकि तुम्हारा शरीर मजबूत हो। फिर जियांग शियाओबाई ने छत से एक तीतर उतारा, साथ में बड़ी सी सुअर की पेट की चर्बी और विभिन्न मसाले लेकर रसोई की ओर चल पड़ा। नानजी, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा आदमी है। तुम कैसे नहीं जानती? शियाओ युए, मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं। हा हा हा। मैं देख सकती हूं कि वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है और तुम्हारे साथ सच में बहुत अच्छा व्यवहार करता है। देखो, तुम्हारे लिए लियू रुयान को मारने की हिम्मत भी कर ली। ये दिखाता है कि वो तुम्हारी कितनी परवाह करता है। शियाओ युए, मैं ठीक हूं। शियाओबाई ने कहा कि वो मुझे झूठ नहीं बोलेगा। जल्द ही खाना तैयार हो गया और उसकी खुशबू से शेन युए के मुंह में पानी आ गया। शियाओबाई को उम्मीद नहीं थी, तो तुम खाना बना भी सकते हो? ये सुअर की पेट की चर्बी सरकारी रेस्टोरेंट के शेफ से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। ठीक है, बैठकर धीरे धीरे खाओ, वरना रात में पेट खराब हो जाएगा। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। खाना खाने के बाद जियांग शियाओबाई दोनों को शिक्षित युवा शिविर तक छोड़ने गया। तुम लड़के इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? पहाड़ बहुत खतरनाक है। मेरे परिवार में इतनी गरीबी है कि खाने को भी नहीं मिलता। मैं पहाड़ पर खाने के लिए जा रहा हूं। चिंता मत करो, मैं सिर्फ किनारे पर रहूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। अरे, अगर घर में खाना ना हो तो हमसे मांग लेना। तुम्हारे इस आवेगपूर्ण स्वभाव के साथ अगर पहाड़ पर कोई खतरा हो गया तो? चिंता मत करो दादा, मैं लंबा और मजबूत हूं। अगर अंदरूनी पहाड़ों में ना गया तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे एक बार या 10 बार खिला सकते हैं, लेकिन क्या जीवन भर खिला सकते हैं? मैं पहले थोड़ा बदमाश था, लेकिन अब होश आ गया है। मुंजी किंग के साथ रहने के बाद मैं उसे भूखा नहीं रहने दे सकता। अरे बदमाश, तुम इंसान तो बेहतर हो गए हो, लेकिन स्वभाव तुम्हारे पिता जैसा ही होता जा रहा है। तुम किसी को भी कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। तुमने ये तीतर और खरगोश भी वापस ले आए। तुम खुद मुश्किल से गुजारा कर रहे हो, फिर भी दादा के साथ ये खेल खेल रहे हो। इन्हें अपने पास ही रखो, वरना मुझे कुछ कहने में शर्म आएगी। नेवले का मुर्गी को नववर्ष की शुभकामनाएं। मुझे पता था तुम कोई अच्छा काम करने नहीं आए हो। बताओ, इस बार किस मुसीबत में फंस गए? तीसरे मास्टर, चिंता मत करो, इस बार मैंने कोई मुसीबत नहीं खड़ी की है। मैं बस आपसे थोड़ी जमीन चाहता हूं। मुझे नया घर बनाना है। तुम्हारा मिट्टी का घर तो अभी भी रहने लायक है ना? नया घर बनाने का क्या सोच रहे हो? रहने लायक तो है, लेकिन तीसरे मास्टर, भूल न जाना कि अब मैं शादीशुदा आदमी हूं। मैं उसे इस तरह मेरे साथ घूमने नहीं दे सकता। मैं इस हवादार कुत्ते के घर में रहूंगा। यही तो इंसान जैसा है। जमीन निकालना कोई समस्या नहीं, लेकिन घर बनाने के लिए तुम क्या इस्तेमाल करोगे? तुम्हें सिर्फ जमीन निकालनी है, बाकी काम मुझे सौंप दो। बाई लड़के, पहले जैसा मत बनना। उन सारी बुरी आदतों को छोड़ दो। तीसरे मास्टर तुम्हारे लिए घर बनाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कोई गैर कानूनी या अनुचित काम मत करना। चिंता मत करो, मैं आपको आश्वासन देता हूं, जो पैसा मैं कमाऊंगा वो साफ होगा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। जमीन निकालना आसान है। तुम्हारे छोटे आंगन के दोनों तरफ अभी भी खाली प्लॉट है और पास में बहता पानी का तालाब भी है। वहां की मिट्टी कठोर है, फसल नहीं उग सकती। घर बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। घर लौटकर जियांग शियाओबाई ने अपना सामान पैक किया, फिर से पहाड़ पर एक बड़ी लूट के लिए तैयार हो गया। उसे इस युग में रहने की स्थिति इतनी खराब लग रही थी, फिर भी किसी ने हाथ से इतनी तेज चौड़ी तलवार बनाई थी। साफ था कि कारीगर बहुत अनुभवी था। कल वो शहर गया था और बहुत सी चीजें ले आया था, जिसमें एक बड़ी छुरी भी शामिल थी। भाई बाय, क्या तुम घर पर हो? डोंगजी, क्या बात है? भाई बाय, मेरे पिता ने सुना कि तुम और मुंजी किंग की शादी हो रही है, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से मुझे शहर भेजा कि तुम्हारे लिए जंगली सुअर का मांस ला दूं। नमक लगाकर अचार डाल देना, इस मौसम में जल्दी खराब हो जाएगा। डोंगजी, तुम इसे वापस ले जाओ। मेरी शादी है, मुझे तुम्हें मांस खिलाना चाहिए। अंकल मुझे मांस क्यों भेज रहे हैं? ये मांस का टुकड़ा 15-16 किलो का है। हालांकि मांस अब सिर्फ कुछ पैसे प्रति किलो है, फिर भी इसे खरीदने के लिए मांस कूपन चाहिए। सामान्य लोग पूरे साल में इतने कूपन नहीं पाते। भाई बाय, हमारे दोनों परिवारों के बीच क्या रिश्ता है? जल्दी से ले लो, जब दावत होगी तो हमें बुलाना। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। ये कहकर जियांग शियाओबाई को सिर हिलाकर स्वीकार करना पड़ा। वैसे डोंगजी, मैं पहाड़ पर जा रहा हूं, तुम आ रहे हो या नहीं? ठीक है, मैं घर जाकर अपना सामान ले आता हूं, हम साथ में चलेंगे। थोड़ी देर बाद लिनडोंग एक बड़े काले कुत्ते को साथ लेकर कंधे पर सामान का बोरा और एक पुरानी शिकार वाली बंदूक ले आया। डोंगजी, इतना बड़ा बोरा लेकर क्या कर रहे हो? हम पहाड़ जा रहे हैं, घर थोड़ी शिफ्ट कर रहे हैं। हे भाई, तुम नहीं समझते। फिर लिनडोंग ने बोरा नीचे रखा। बोरे के अंदर की चीजें खनखना रही थीं। ये लोहे के जाल हैं, अच्छी चीजें हैं ना? इनके साथ शिकार ना खसना मुश्किल है। मेरे पिता मुझे लेकर चिंतित रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इन जालों से पहले शिकार को लंगड़ा करके फिर पीछा करने की इजाजत दी है। हाँ, तुम्हारे पिता सही कहते हैं। अगर हमें बड़ा बाघ या भालू मिल गया तो सिर्फ 2 बंदूकों से उसे मारना मुश्किल होगा। हम खुद काटे जा सकते हैं। इन हथियारों के साथ हम बहुत सुरक्षित हैं। इसलिए दोनों पहाड़ पर साथ चले गए।
दक्षिण के पहाड़ी रास्ते बहुत मुश्किल थे और अब गर्मियों में तरह तरह के उड़ने वाले कीट चारों तरफ मंडरा रहे थे। 1 घंटे बाद वे थक गए। वे रुककर आराम करने लगे और कीट रिपेलेंट्स लगाया। थोड़ी देर बैठने के बाद उनकी ताकत वापस आ गई। शियाओबाई ने स्वेच्छा से लोहे के जालों का बोरा उठा लिया। मैं इसे थोड़ी देर के लिए उठा लेता हूँ। अगर पहाड़ पर आग लग गई और तुम बहुत थक गए तो आफत हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम थक जाओ तो मुझे बता देना। रास्ते में शिकारी कुत्ता ब्लैक टाइगर को काले भालू के मल मिले। शियाओबाई और लिनडोंग को लेकर वे नदी किनारे गए जहां मल पड़ा था। शियाओबाई और लिनडोंग भालू के सामान्य रास्ते पर जाल लगाने के बाद वे तालाब के पास एक ठंडी जगह ढूंढकर ब्लैक टाइगर को बिठा दिया। ठीक उसी समय उन्होंने जंगली सुअरों को पानी पीते हुए देख लिया। लिनडोंग आगे बढ़ा और 2 सुअरों के पेट में लात मार दी। भाई, ये दोनों सुअर पूरी तरह मर चुके हैं, हमारी किस्मत खुल गई, उसने उत्तेजित होकर कहा। जल्दी से इन्हें चीर कर अंदर के अंग निकालते हैं। जिगर और दिल मत फेंकना, बाद में इन्हें तलकर खाने में बहुत स्वाद आएगा। बड़ी आंत निपटाने में बहुत परेशानी है, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। दोनों काम में लग गए। भाई, ये दोनों सुअर मिलाकर सिर्फ 180 पाउंड के ही लगते हैं। मैं इन्हें पहले घर ले जाऊं, तुम यहां इनकी रखवाली करो। क्या तुम इन्हें अकेले उठा पाओगे? ये तो हल्के हैं, मैं आसानी से अकेले ले जा सकता हूं, खासकर जब पूरा रास्ता नीचे की ओर है। फिसलन भरे रास्ते से वे तेजी से पहुंच गए। श्याओबाई ने लिनडोंग की मदद से दोनों जंगली सुअरों को मजबूती से बांध दिया। लिनडोंग ने इन्हें कंधे पर उठाया और हिलाकर देखा। ठीक लग रहा है भाई, मैं ये दोनों सुअर घर ले जाता हूं। मुझे लगता है काला भालू जल्दी ही लौट आएगा। अकेले सावधानी से रहना। चिंता मत करो, मैं कुछ और साल जीना चाहता हूं। जब तुम वापस आ जाओ तब फिर करेंगे। सांझ ढलते ही श्याओबाई ने खुले मैदान में आग जलाई और सुअर के जिगर का एक टुकड़ा आग में डाल दिया। जल्द ही चारकोल पर ग्रिल किया हुआ जिगर तैयार हो गया। खाने पीने के बाद वो ब्लैक टाइगर के पास बैठकर आराम करने लगा। भाई, मैं वापस आ गया। कितना समय हो गया? लगभग आधी रात। थके हो? अगर नहीं थके तो चलो काले भालू की मान देखते हैं। चलो। दोनों मांद के पास धीरे धीरे गए। भाई, यहां बहुत पैरों के निशान हैं। वो शायद मांद के अंदर ही है। देखो, इन पत्तों पर अभी भी काले भालू का खून लगा है। वो जाल में फंसकर घायल जरूर हुआ है। डोंगजी, वहां एक बड़ा पेड़ है, हम उस पर चढ़कर भालू की मांद में चारा डालेंगे, उसे बाहर निकालकर एक ही झटके में मार देंगे। फिर दोनों तेजी से बड़े पेड़ पर चढ़ गए और सुअर की बड़ी आंत का टुकड़ा पानी में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद एक विशाल काली छाया धीरे धीरे बाहर निकली। काला भालू इधर उधर देखता रहा, फिर लंगड़ाते हुए पेड़ के छेद से बाहर आया। उसकी दोनों टांगें लोहे के जाल में फंसी थीं। भालू सुअर की आंत खाता रहा। उसी पल शियाओबाई ने उसके सिर में गोली मारी और डोंग ने गर्दन के पीछे गोली मारी। काला भालू तुरंत जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। डोंगजी, मत रुकना, 2 और गोली। लिनडोंग ने बिना हिचकिचाए भालू पर 2 गोली और चला दी। करीब 2 मिनट बाद भालू पूरी तरह शांत हो गया। दोनों पेड़ से नीचे उतरे, लेकिन तुरंत भालू के पास नहीं गए। उन्होंने एक लंबी डंडी से भालू के पेट में चुभा कर देखा कि कहीं वो मरने का नाटक तो नहीं कर रहा। डोंगजी, हमने कर दिया, हा। ये काला भालू कम से कम 700 पाउंड का रहा होगा। हमने सच में इसे मार दिया। इसके बाद दोनों सावधानी से काम में लग गए और भालू के शरीर से पित्ताशय निकाला। अरे वाह, ये भालू का पित्ताशय तो बहुत बड़ा है, लगभग आधा पाउंड जरूर होगा। इस चीज को सिर्फ घूरते मत देखो, ये बहुत कीमती है, जल्दी से पैक करो। पित्ताशय रखने के बाद दोनों ने काले भालू को चीरना जारी रखा और सारी कीमती चीजें निकाल लीं। ठीक है डोंगजी, हमने इस भालू से काफी ले लिया है। जल्दी गांव जाकर कुछ लोगों को ले आओ ताकि इसे ले जा सकें। ठीक है पिताजी, जल्दी बाहर आओ, आज तुम्हारा बेटा कमाल कराया है। क्या हो रहा है? मैंने हमेशा कहा है कि सच्चा शिकारी शांत रहता है। पिताजी, बाई भाई और मैंने पहाड़ में एक बड़ा काला भालू देखा था। कल रात हमने जाल लगाया और आज भालू को बाहर निकालकर मार दिया। क्या सच में? झूठ बोल रहे हैं बेटा, जल्दी कुछ लोगों को पहाड़ पर ले चलने के लिए बुलाओ। लिनडोंग की बात पूरी होते होते उसने देखा कि उसके पिता पहले ही दौड़ पड़े थे। 2 घंटे बाद समूह ने बड़ा काला भालू गांव में घसीट कर लाया। गांव के प्रवेश द्वार पर पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। वे वापस आ गए हैं। जियांग शियाओबाई सुरक्षित वापस आ गया है, चिंता मत करो। फिर उन्होंने भालू के मांस के टुकड़े गांव के प्रवेश द्वार पर बड़ी चट्टान पर रख दिए। गांव के प्रमुख लिन दे यो ने जियांग शियाओबाई और लिनडोंग को देखा। शियाओबाई, शियाओडोंग, ये काला भालू तुम दोनों ने शिकार किया है, इसे कैसे बांटना है ये तुम्हारे ऊपर है, बस नियमों का पालन करना। हम सब एक ही गांव के हैं, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा हिस्सा देना, इससे ज्यादा इंसानी होगा। गांव वालों ने तुम्हें कई बार खाना खिलाया है, ये उसी का बदला है। ऐसा करते हैं, मुझे लगता है ये मांस कम से कम 500-600 जिन होगा। गांव में करीब 80 परिवार हैं, हर परिवार को 3-4 जिन मिल सकता है। बाकी तुम दोनों अपने पास रख लो। जिन लोगों ने मांस ढोने में मदद की उन्हें हर एक को एक्स्ट्रा 5 जिन दे दो। सर, आप बंटवारा तय कर लीजिए। ये मेरे द्वारा शिकार किया गया पहला बड़ा जानवर है, इसे मेरा उद्घाटन भोज मान लीजिए। और बचा हुआ भालू का मांस 2 हिस्सों में बांट दो, एक लिनडोंग के लिए और एक मेरे लिए। तुम खुद 10 जिन काटकर घर ले जाना, बाकी तुम मदद करके इसे व्यवस्थित करो और सबको पका कर खिलाओ। पहला भोज तो पहला भोज जैसा होना चाहिए, नियम मत भूलना। ये काम तुम्हें सौंपा जाता है। अरे बदमाश, तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसा है। फिर जियांग शियाओबाई ने मू नानजी का हाथ पकड़ा और घर की ओर चला गया। साफ पता चलता था कि ये सब मू नानजी ने किया था।
पत्नी होना कितना अच्छा है। तुम्हारी पत्नी कौन है? बेशरम, कल हम गांव के प्रमुख के यहाँ जाएंगे और अपना विवाह प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। मू नानजी बहुत शर्माती हुई थी, फिर भी उसने जियांग शियाओबाई को सहमति में सिर हिला दिया। ये लो। जियांग शियाओबाई ने मुस्कुराते हुए 2 छोटी किताबें ले लीं। उन्हें खोलकर देखा तो सिर्फ 2 दस्तखत बाकी थे। अरे बूढ़े, काउंटी सरकार का मुहर तो काफी अधिकारपूर्ण है। अरे मूर्ख, मुंह झीकिंग दूसरे प्रांत की है, गांव की मुहर काम नहीं आएगी, कम से कम शहर की मुहर लगवानी पड़ेगी। मेरी टांगें दर्द कर रही हैं तुम्हारे लिए इधर उधर दौड़ते दौड़ते। तुमने मुझे कितनी परेशानी में डाला है। जब हमारी शादी की दावत होगी मैं तुम्हारे साथ कुछ और पैक चढ़ाऊंगा। बस मुंह झीकिंग के साथ अच्छा व्यवहार करना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बिल्कुल, मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा सुनता हूं बूढ़े। अब से मुंह झीकिंग की जिम्मेदारी तुम पर है, इस लड़के के साथ रहने की। अगर वो फिर से बदमाशी करे तो बस मुझे बता देना बूढ़ा, मैं उसे संभाल लूंगा। धन्यवाद गांव के प्रमुख। गांव के प्रमुख क्या, उसे तीसरे दादा कहो। तीसरे दादा। कितनी अच्छी लड़की है, तुम कितने भाग्यशाली बदमाश हो। दोनों ने अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। शिक्षित युवा शिविर से अपना सामान ले आने के बाद मू नानजी ने घर को और अच्छे से सजाया। मीनवाइल जियांग शियाओबाई भालू से काटे गए सामान लेकर लिंगडोंग के पास गया। उसने कहा, जंगली सुअर का मांस जितना चाहो खा लो, लेकिन जितना हो सके रख लो, बाकी बेचकर कुछ और चीजें खरीद लेना। अरे और एरगो को भी बुला लेना। भाई, तुम और डोंगजी सच में कमाल के हो, तुम काले भालू और जंगली सुअर भी शिकार कर सकते हो। लिन एरगो जियांग शियाओबाई का बचपन का दोस्त था। उसने एक बार उसके लिए लड़ाई भी की थी। वो कल शहर गया था और आज सुबह ही उनके रिश्ते के बारे में सुना, उसे बहुत ईर्ष्या हो रही थी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, जब हम पहाड़ पर शिकार करने जाएंगे तब और भी कमाल देखना। तुम भी साथ आ सकते हो। ठीक है, हालांकि मैं शिकार में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं काफी मजबूत हूं, शिकार ढूंढने में मदद कर सकता हूं। जियांग शियाओबाई ने सिर हिलाया और अपने जंगली सुअर के पास गया। उसने चाकू निकाला, 2 पिछली टांगें काटी और एक लिन एरगो को दे दी। ये पिछली टांग घर ले जाकर खा लो। भाई तुम क्या कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे भाई मानते भी हो? तुमने इस पिछली टांग से मेरी जान बचाई, क्या बात है? ये कहकर वो लिन एरगो के जवाब का इंतजार किए बिना टांग उसके हाथ में ठेल दी। सुअर की टांग पहले घर ले जाओ, डोंगजी और मैं बाकी मांस काट लेंगे। तुम साइकिल से इसे शहर ले जाकर बेचने में मदद करना। लिन एरगो के जाने के बाद जियांग शियाओबाई और लिन डोंग ने सुअर के मांस को बड़े बड़े टुकड़ों में काटा। जब लिन एरगो वापस आया तो तीनों ब्लू स्टोन की ओर चले। गली वही पुरानी वाली थी और वही 2 लोग पहरा दे रहे थे। भाई लिन, बैठो। यंग मास्टर, आप बहुत दयालु हैं। क्या यंग मास्टर, मुझे भाई जिए कहो। भाई जिए, बिल्कुल सही। हम भाइयों के बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। ये दोनों भाई कल पहाड़ गए थे और एक जंगली सुअर तथा एक काला भालू पकड़ लाए। भाई जिए, क्या आप यहाँ काले भालू भी खरीदते हैं? भाई मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, तुमने काला भालू भी मार डाला, क्या तुम इंसान हो? बस किस्मत अच्छी थी, लेकिन भालू का मांस तो कल ही बांट दिया गया था। मैं तुम्हारे लिए चखने लायक थोड़ा बचा कर लाया हूँ भाई जिए। जंगली सुअर का मांस करीब 100 पाउंड बचा है, आप भाव तय कर लीजिए। भाई आप बहुत दयालु हैं, चिंता मत करो, आगे जो भी लाओगे मैं तुम्हें सबसे अच्छे दाम पर बेच दूंगा। धन्यवाद भाई जिए। अरे हाँ, उस भालू पर 4 पंजे और एक भालू का अंडा भी था, क्या तुमने उन्हें अलग रखा? वे भालू की सबसे कीमती चीजें हैं। वो सच में भालू का मांस या सुअर का मांस नहीं, बल्कि भालू का पित्त और पंजे चाहते हैं। वे सच में मूल्यवान चीजें हैं। फिर शियाओबाई ने एक छोटा बैग निकाला जिसमें भालू का पित्त और पंजे थे। ये भालू का पित्त और पंजे मैंने अलग रखे थे भाई जिए। भाई आप क्या भाव दे सकते हैं? चारों पंजे और पित्ताशय दोनों टॉप क्लास के हैं। इससे साफ है कि ये भालू सामान्य नहीं था, इसका वजन कम से कम 600-700 पाउंड रहा होगा। पंजों और पित्ताशय की क्वालिटी उत्कृष्ट है। ऐसा करते हैं, 4 पंजों के 800 रुपए और पित्ताशय के 1500 रुपए। भाई क्या कहते हो? 4 पंजों के 800 रुपए और एक पित्ताशय के 1500 रुपए। सुनकर लिन डोंग और लिन एरगो दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा जैसे वो सपना देख रहे हों। भाई जिए, हम आपके भाव पर सहमत हैं। तुम्हारे साथ व्यापार करना बहुत सीधा है। मुझे जंगली सुअर के मांस की भी जरूरत नहीं। ठीक है, 150 जिन के लिए 8 माओ प्रति जिन, क्या ठीक है? जियांग शियाओबाई ने सहमति में सिर हिला दिया। आखिरी 3 चीजें मिलाकर कुल 2420 रुपए हो गए। पैसे मिलते ही लिन डोंग और लिन एरगो के होश उड़ गए। मोटी मोटी 10 युआन की नोटों की गड्डियां देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। भाई जिए, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। वो हमारे गांव का एक पुरुष शिक्षित युवा है, नाम रोवन वंगांग, डोंग प्रांत का। भाई जिए उसे जानते हैं, उसने पहले मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। भाई जिए भी उसे जानते हैं, तो लगता है उसके परिवार का कुछ बैकग्राउंड है। लेकिन उसने मेरी पत्नी को छुआ, मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा।
ये कहते हुए वो शेनजिए के चेहरे का भाव देख रहा था। अगर लुओ वंगांग का बैकग्राउंड इतना मजबूत था कि शेनजिए भी डर जाए, तो वो शायद इतने बड़े परिवार को अपने जैसे छोटे आदमी के लिए नाराज नहीं करेगा। भाई, क्या ये मेरी परीक्षा है? मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं बस भाई जीए को बता रहा था कि अगर लुओ वंगांग का बैकग्राउंड आपको सतर्क करता है तो भूल जाइए, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मैं उसे संभालूंगा तो उम्मीद है भाई जीए बीच में नहीं पड़ेंगे। भाई, मैं खुलकर कहता हूं, जिस व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो, पहले मैंने इस लड़के को कुछ समय पहले देखा था। उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन न के बराबर भी नहीं। सुना है उसके पिता पहले डोंगचेन काउंटी के प्रमुख थे, लेकिन किसी कारण गिरफ्तार हो गए और पूरा परिवार प्रभावित हुआ। वो लड़का शायद इसी वजह से यहाँ शिक्षित युवा बनकर आया। अच्छा, धन्यवाद भाई जीए। अगर कोई तुम्हारे परिवार को सताए और तुम जवाब न दो तो क्या तुम आदमी हो? भाई, जो करना है करो, बस किसी को मार मत देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। धन्यवाद भाई जीए। छोटी इमारत से निकलने के बाद लिनडोंग ने जियांग शियाबाई की ओर देखा। भाई, लुओ वंगांग ने तुम्हारी पत्नी को इतना सताया, अब तुम क्या करने वाले हो? हाँ भाई, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। पहले होता तो उस लड़के का एक हाथ या टांग पहले ही टूट चुकी होती। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी जान देकर उसकी? हम पहले जैसी लापरवाही नहीं कर सकते। अब मैं शादीशुदा हूं, मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं, मेरी पत्नी की भी है। वो कमीना मेरी जान के लायक भी नहीं। तो भाई, तुम्हारा क्या सुझाव है? अपनी पत्नी को बिना वजह सताए जाने देना? क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो? चिंता मत करो, पहाड़ ऊंचे हैं और सम्राट दूर है, भले ही उसका परिवार मजबूत हो। तो अगर वो मजबूत है तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई उसे पीट कर चूर कर सकता है। डोंगजी, अपने घर से कुछ जाल उधार ले लो, आज रात ही करते हैं। भाई, क्या ये थोड़ा ज्यादा क्रूर नहीं है? चिंता मत करो, वो नहीं मरेगा और मैं उसे इतनी आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। भाई, इतना सारा पैसा साथ लेकर घूमना सुरक्षित तो है? लिनडोंग की बात सुनकर जियांग शियाबाई को भी खतरे का एहसास हुआ। इस युग में सुरक्षा की स्थिति बाद की पीढ़ियों से बिल्कुल अलग थी। ये अराजक समय था, अगर पैसा दिख गया तो लालची लोग आसानी से निशाना बन सकते थे। चलो पहले बैंक चलते हैं और पैसा जमा करते हैं। टेबल पर बिखरे नोट और सिक्कों को देखकर ये 1000 युआन थे। मैं बैंक में काम करता हूँ, महीने में सिर्फ 40 युआन वेतन, भले ही खाए पिए बिना, तो भी उन्हें इतना पैसा जमा करने में कम से कम 2.5 साल लग जाते। उनके कपड़ों को देखकर लगता था कि ये तीनों अमीर नहीं हैं। वो सोच रहा था कि कहीं ये लुटेरों के शिकार तो नहीं हुए। ठीक उसी समय जब वो सोच रहा था कि इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए, जियांग शिवाबाई को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। कमरेड, चिंता मत कीजिए, जियांग शियाबाई ने कहा। हमारा पैसा पूरी तरह वैध है। हमने कई सालों में बचत किया है। हम पहाड़ के शिकारी हैं। शिकार के अलावा हम जड़ी बूटियां भी ढूंढकर क्लिनिक में बेचते हैं। अगर आप इन्हें पा सकते हैं तो आप निश्चित रूप से इस पैसे के लायक हैं। उस व्यक्ति ने काफी देर सोचा और अंत में समझते हुए सिर हिला दिया। हालांकि जड़ी बूटियों की खरीद बिक्री प्रतिबंधित थी, लेकिन देश में संसाधनों की भारी कमी थी। युद्ध के दौरान जीवन रक्षक दवाएं लगभग खत्म हो चुकी थीं। ये सुनकर जियांग शाओबाई ने अभी अभी कमाए गए पैसे को मेज पर रख दिया। कॉमरेड, चूंकि आप हमें विश्वास कर रहे हैं, हम भी आपको विश्वास करते हैं। ये पैसा मैंने शिकार करके कमाया है। कृपया इसे मेरे नाम बैंक में जमा कर दीजिए। उसके सामने रखी नई नई 100 युआन की नोटों को देखकर लीजोंग फिर से हैरान रह गया। कॉमरेड, ये पैसा बिल्कुल नया है और हाल ही में छपा है। इतनी जल्दी नई नोटें प्राप्त करने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है। मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मेरा खरीदार इतनी नई नोटें आसानी से ला सकता है। मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे। हमारा पैसा पूरी तरह वैध स्रोत से है। लीजोंग ने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप पैसे रख लिए। फिर उसने दोनों को पासबुक थमा दी। इसमें लिखी राशि जांच लीजिए। अगर कोई समस्या ना हो तो आप वापस जा सकते हैं। भविष्य में जब भी पैसे निकालने आए, बस पासबुक साथ लाना। जियांग शाओबाई और लिनडोंग ने पासबुक चेक की, राशि देखी और सहमति में सिर हिला दिया। कोई समस्या नहीं है। अगले कुछ दिनों में जियांग शाओबाई बाहर नहीं गया, बल्कि कागज और पेन लेकर उन पर कुछ बनाता मिटाता रहा, जब तक लिनडोंग ने लुओ वेनगांग को फंसाने की खबर नहीं दी। वो मूर्ख चारा खा गया और जियांग शाओबाई तुरंत होश में आ गया। उसने लिनडोंग का हाथ पकड़कर उसे एकांत जगह पर ले गया और विस्तार से समझाया। कल वो लड़का मेरे पास साइकिल मांगने आया था। बहुत घमंड में था। कह रहा था कि वो उसे जब्त करना चाहता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसे इग्नोर कर दूंगा, इसलिए वो गुस्सा हो गया। मैंने आग में घी डाल दिया। कहा कि अगर वो इसे मार सके तो मैं उसे साइकिल दे दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये घमंडी लड़का मान जाएगा, और उसने मुझसे जंगली सुअर और काले भालू की जगह भी पूछ ली। डोंगजी, तुमने बहुत अच्छा हैंडल किया। भाई, याद है पिछली बार जिस जगह की हमने बात की थी? चिंता मत करो, अगर वो लड़का कायर नहीं है तो अगर वो उस पहाड़ पर जाने की हिम्मत करता है तो मैं निश्चित रूप से उसकी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि वो कितना साहसी है। क्या होगा अगर वो जाल में फंसकर टांगें तोड़ ले और फिर भेड़ियों या भालुओं से सामना हो जाए? भाई, तुम्हारा मतलब पहाड़ पर जाल है, ये बात समझ में आती है, और जंगली जानवरों की मौजूदगी भी।
अगले दिन गांव में भयानक खबर आई। लुओ वेनगांग 3 अन्य पुरुष शिक्षित युवकों को लेकर शिकार करने गया और भेड़ियों के झुंड से भिड़ गया। वापसी में लुओ वेनगांग और एक और पुरुष शिक्षित युवक किसी के लगाए जाल में फंस गए और भेड़ियों ने उन्हें नोच खाया। 2 बुरी तरह क्षतिग्रस्त शव, जिन्हें पहचानना मुश्किल था, लिनजियांग गांव के प्रवेश द्वार पर 4 मजबूत आदमियों द्वारा लाए गए। गांव के प्रमुख चिल्लाए, ये तो बहुत दर्दनाक है, इन्हें बुरी तरह नोचा गया है, 1 इंच भी सही नहीं बचा। ये शिक्षित युवक सोच क्या रहे थे? उनके पास असली बंदूकें भी नहीं थीं और वो पहाड़ पर शिकार करने चले गए। ये तो बिल्कुल पागलपन है। कौन कह सकता है कि गलत है? वे जिद करके गहरे जंगलों में घुस गए, जहां आसपास के सभी शिकारियों ने जाल बिछाए हैं। देखो इन दोनों को, इनकी टांगें बुरी तरह कुचल गई हैं। अब क्या करें? शांत हो जाओ, मैंने पहले ही काउंटी के नेताओं को सूचित कर दिया है, उनके आने का इंतजार करते हैं। लिन डेमिंग ने दोनों शवों को देखा, उनके चेहरे पर झिझक साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद काउंटी के लोग कार से पहुंचे। 3 आदमी, सभी जोंगशान सूट में। आगे वाला बुजुर्ग गंभीर दिख रहा था। गांव के प्रमुख उन्हें दोनों शवों के पास ले गए। डायरेक्टर वू और अन्य 2 आदमियों ने भयानक दृश्य देखकर माथा से कोड़ लिया। डायरेक्टर वू ने कहा, ये गांव के प्रमुख के रूप में मेरी लापरवाही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों युवा इतनी हिम्मत करके चुपके से पहाड़ पर शिकार करने चले जाएंगे। लुओ वेनगांग कौन है? लिन दयाओ ने आह भरी और बाएं शव की ओर इशारा किया। हमने आपका संदेश प्राप्त कर लिया है और उसके परिवार को तार भेज दिया है। उसके परिवार की स्थिति थोड़ी जटिल है, हमें उनके जवाब का इंतजार करना होगा। वैसे सुना है 4 लोग पहाड़ गए थे, जिनमें से 2 वापस भाग आए हैं, उन्हें बुलाकर पूछताछ करो। फिर लिन दयाओ ने 2 अधिकारियों को बुलाने के लिए किसी को भेजा और फिर डायरेक्टर वू तथा अन्य 2 के साथ गांव समिति की ओर चले गए। इसी बीच लिन डोंग और लिन एर गांव भी जियांग शाओबाई के घर पहुंचे। उस कमीने का शुक्रिया भाई। क्या हुआ डोंगजी, तुम मूर्ख तो नहीं हो गए? शायद कुछ। एर गऊ, डोंगजी सही कह रहा है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं, उसे भूल जाओ, किसी और को मत बताना, यहां तक कि अपने माता पिता को भी नहीं, समझ गए? अरे हाँ डोंगजी, वो भालू की खाल जो तुम और तुम्हारे चाचा ने तैयार की, लगभग हो गई। चाचा को बताओ कि कल ले सकते हो। कल जब शहर जाओ तो इसे साथ ले जाना और बेच देना। शहर पहुंचने के बाद जियांग शाओबाई शेन जिए के पास भालू की खाल बेचने गया। भाइयों, तुम लोग तो बहुत शानदार हो, ये भालू की खाल परफेक्ट है। 1000 युआन कैसा रहेगा? कोई समस्या नहीं। भाई जिए, फिर हम आपके बताए भाव पर सहमत हैं। कुछ देर और औपचारिक बातचीत के बाद शेन जिए ने जियांग शाओबाई को जटिल भाव से देखा। मुझे संदेश मिल गया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने निर्दयी निकलोगे। भाई जिए, अगर मेरी जगह आप होते तो मुझे यकीन है कि आप मुझसे भी ज्यादा क्रूर होते। घड़ियालों के भी तराजू होते हैं, इंसानों के भी। छुओ तो मर जाओगे, हिलाओ तो नष्ट हो जाओगे। यद्यपि थोड़ा क्रूर है, लेकिन यही तो मर्द का काम है। चिंता मत करो, तुम लोग इसे संभाल लो। ये बहुत साफ था, वहां के लोग चाहकर भी कोई गलती नहीं निकाल पाते। अतिरिक्त मैंने ऊपर तक बात कर ली थी, ये सिर्फ एक अघटना थी। जब जियांग शाओबाई घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को उल्टी करते देखा। वो चिंतित हो गया। पत्नी, इन दिनों तुम्हें बार बार मतली आ रही है, क्या तुमने कुछ खराब खा लिया? कल मैं तुम्हें गांव के पूर्व के किनारे पर अंकल लिन के घर ले जाऊंगा, वो तुम्हें देख लेंगे। कुछ गंभीर तो नहीं है, बस कभी कभी मतली आती है, जांच करा लेना अच्छा रहेगा। अगली सुबह वो अपनी पत्नी को अंकल लिन के घर ले गया। उस समय अंकल लिन और आंटी लिन अभी खेतों पर काम करने नहीं गए थे। लड़के, आज सुबह क्या बात है? अंकल, मैं अपनी पत्नी को जांच कराने लाया हूं। नानजी, आंटी के साथ अंदर जाओ, मैं देख लेता हूं। छठी आंटी, मेरी पत्नी की सेहत में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है, उसे खुद बताने दो। प्यार, क्या हुआ? मैं ठीक हूं, बस छठी आंटी ने मुझे बताया कि मैं गर्भवती हूं। ओह, जैसे ही ये शब्द जियांग शाओबाई के कानों में पड़े वो सन्न रह गया। मैं पिता बनने वाला हूं। हाँ, अरे मुझे नीचे उतारो। अरे बदमाश, प्यार तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। छठी आंटी ने कहा है कि बच्चा अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ है। ओह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आंटी, मेरी पत्नी गर्भवती है, अब से मुझे क्या करना चाहिए? हमारा छोटा पारंपरिक चिकित्सक तो सिर्फ ऊपरी तौर पर ही देख सकता है। अगर समय हो तो उसे काउंटी अस्पताल ले जाकर पूरी जांच करवा लेना चाहिए। ये लड़की पहले से ही दुबली पतली और कुपोषित है, इसलिए उसे ज्यादा पौष्टिक चीजें खिलानी चाहिए। यहाँ गर्भावस्था और स्वास्थ्य के लिए कुछ दवाएं हैं। वापस जाकर कुछ पुरानी मुर्गियां खरीद लेना और इन जड़ी बूटियों के साथ मुर्गी का शोरबा बनाकर पत्नी को पिलाना। यंग मास्टर, हथियार उठाओ और पहाड़ पर कुछ पुरानी मुर्गियां शिकार करके अपनी भाभी को पौष्टिकता देने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं अभी तैयारी करता हूँ। याद रखना, अंकल का बना हुआ स्लिंग शॉट साथ ले जाना। पिछली बार हमने बंदूक से तीतर मारे थे, उससे चिकन का मांस टूट गया था और स्वाद बदल गया था। इस बार बंदूक नहीं चला सकते। एर गऊ को भी साथ बुला लेना। तीनों की यात्रा के दौरान जियांग शाओबाई ने बहुत से तीतर देखे और कई बार निशाना साधा, लेकिन सिर्फ एक। अरे भाई, क्या तुम में दम है? ये स्लिंग शॉट बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ, निशाना और ताकत दोनों थोड़ी कम हो गई है। लिन डोंग की प्रश्न भरी नजरों के नीचे तीनों आगे बढ़ते गए। सच में उन्होंने एक तीतर को नाले के किनारे पानी पीते हुए देख लिया। अरे भाई, क्या मैं कोशिश करूं? फिर से निशाना चूकना नहीं चाहिए। मुझ पर भरोसा रखो, अगर पहली बार चूक गया तो तुम ट्राई करना। जियांग शाओबाई ने अपनी जेब से एक परफेक्ट गोल कीमती पत्थर की गोली निकाली। सांस रोककर उसने स्लिंग शॉट उठाया।
मैं मानता ही नहीं कि मैं इसे नहीं मार सकता। ये तीतर कम से कम 6-7 पाउंड का होगा। स्लिंग शॉट से मारे जाने के बावजूद भी ये इतनी दूर तक भाग रहा है। बिल्कुल चुस्त और तरोताज़ा है। ये चीज़ शोरबे के लिए परफेक्ट होगी। ठीक है, कुछ घास ढूंढकर इसके पैर बांध दो। चलो और ढूंढते हैं। आसपास के सारे छोटे जानवर, हमने उन्हें डरा दिया, इसलिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तुम्हारी भाभी के लिए ये एक तीतर काफ़ी पौष्टिक होगा। कल मैं फिर शहर जाकर कुछ और टॉनिक खरीद लाऊंगा। ये नाला धीरे धीरे बह रहा है, इसलिए यहाँ छोटी मछलियाँ और केकड़े काफ़ी होंगे। चलो कुछ पकड़ते हैं। केकड़ों में मांस बहुत कम होता है और वे सख्त भी होते हैं। इन्हें पकड़ने में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बस पकड़ लो, मैं बाद में तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगा। कम मात्रा की शिकायत मत करना। सच में, जैसा उसने कहा, इन दिनों लोग केकड़े खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, खासकर नालों के छोटे केकड़े। सीपों में भी मांस बहुत कम होता है। जल्द ही तीनों की संयुक्त मेहनत से दोनों छोटी बाल्टियां छोटे केकड़ों और मछलियों से भर गईं। बाद में क्या खाना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ जियांग शियाओबाई बनाऊंगा। वो कमीना जानता था कि तुम गर्भवती हो, फिर भी इधर उधर घूम रहा है, तुम्हारे साथ समय भी नहीं बिता रहा। ये बहुत गुस्सा दिलाता है। आवाज़ नीची रखो, उसे मत सुनने दो। सुन ले तो क्या, शियाओ युए, ऐसा मत कहो। वो सिर्फ मेरे और बच्चे के बारे में सोचकर पहाड़ पर शिकार करने गया है, ताकि मुझे पौष्टिकता मिल सके। तुम हमेशा उसका पक्ष लेती हो, बाद में पछताओगी। ठीक उसी समय जियांग शियाओबाई ने आंगन का फाटक धकेलकर अंदर प्रवेश किया और शिकार किया हुआ तीतर मुर्गी के बाड़े में डाल दिया। तुम इतनी नाराज क्यों हो? विश्वास करो, जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं उसे तुम्हारी आंटी के रूप में नहीं स्वीकार करने दूंगा। तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हो? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, तुमने बड़े वाले को अगवा कर लिया, अब छोटा वाला भी आ गया। मुझे गला घोंटने का मन कर रहा है। देखो तुम क्या कह रही हो। अगर तुम्हें मेरी पत्नी से ईर्ष्या हो रही है तो तुम भी किसी आदमी से शादी कर लो। अगर सच में कोई नहीं मिल रहा तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम मेरे लिए क्या अच्छी चीज ढूंढ सकते हो? सब तुम जैसे ही हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नानजी जैसी सीधी साधी लड़की ही तुम जैसे बदमाश के चक्कर में आ सकती है। उफ, ये सुनकर मुझे इतनी खटास क्यों महसूस हो रही है? खटास किसे लग रही है? दोनों के बहस करते समय मुनानजी घर से बाहर निकल आई। शियाओ युए, वो सारा दिन पहाड़ पर रहा है, उसे अपनी मर्जी करने दो। अरे बदमाश, तुम भी खराब हो गए हो। तुम सिर्फ अपने आदमी का पक्ष लेती हो, मेरा कभी नहीं। माफ करना शियाओ युए, मैं जियांग शियाओबाई से कहूंगा कि तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाकर तुम्हें क्षमा कर दे। हाँ हाँ हाँ, स्वादिष्ट खाने की बात सुनकर शनियुए का मूड कुछ बेहतर हो गया। ये तो बात हुई। स्वादिष्ट खाने के लिए मैं तुम दोनों को अभी के लिए माफ करती हूँ। फिर जियांग शियाओबाई ने जल्दी से खाना तैयार किया। दोनों के लिए खाना बनाकर मेज पर परोसने के बाद वो उन्हें खाते हुए देखता रहा, फिर घर से निकलकर गांव समिति की ओर चला पड़ा। दादा, आप अभी तक सोए नहीं? तुम फिर यहाँ क्यों आए? दादा, मतलब क्या? मैं क्यों नहीं आ सकता? अरे, तुम यहाँ तभी आते हो जब कोई अच्छी खबर होती है। दादा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो निश्चित रूप से अच्छी खबर है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या तुम सोचते हो कि मैं एक बूढ़ा तुम्हारी बात मान लूंगा? दादा, इस बार सच में अच्छी खबर है। मेरी पत्नी गर्भवती है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है? इसमें अच्छी क्या बात है? बकवास मत करो, फिर से कहो। तुम्हारी पत्नी सच में गर्भवती है? आज सुबह मैं उसे अंकल ल्यू के घर लेकर गया था। आंटी ल्यू से जांच करवाई, उन्होंने कहा वो गर्भवती है और मुझे काउंटी अस्पताल ले जाने को कहा। आप दादा बनने वाले हैं, खुश हो जाइए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। जियांग परिवार में अब वारिस होगा। मैंने आपका मुंह काला नहीं किया दादा, वरना मैं मरने के बाद भी उनका मुंह नहीं देख पाऊंगा। ये तुम्हारे दादा थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया था और दुश्मन की गोली लगने से शहीद हो गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पिताजी भी पहाड़ पर शिकार करते हुए इसी किस्मत को झेलेंगे। मैंने तुम्हारे दादा के विश्वास को तोड़ बैठा। थर्ड मास्टर के शब्द सुनकर शियाओबाई बहुत भावुक हो गया। बूढ़े की सरल और सच्ची स्नेह भावना उनके परिवार के प्रति ऐसी थी जो उसने पहले कभी महसूस या अनुभव नहीं की थी। दादा, ये आपकी गलती नहीं है, दुनिया ऐसी ही है। जिंदगी अनिश्चित है, पता नहीं आगे क्या होगा। अब खुद को दोष मत दीजिए। मैं अभी भी आपसे अपने बच्चों को पालने में मदद की उम्मीद करता हूँ। तुम्हें शादी करते और बच्चे पैदा करते देखकर इस बूढ़े को कोई पछतावा नहीं रहेगा। वैसे आज दोपहर शहर के नेताओं ने किसी को भेजकर नोटिस जारी किया है कि इस शरद की फसल के बाद सीमांत क्षेत्रों के शिक्षित युवा शहर वापस लौट सकते हैं। इस बैच के शिक्षित युवा इतनी जल्दी शहर वापस लौट सकते हैं? ये खबर सुनकर जियांग शियाओबाई थोड़ा हैरान रह गया। चलो घर जाकर अपनी पत्नी से अच्छे से बात करो। तुम दोनों की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। अगर वो वापस जाना चाहेगी तो? जियांग शियाओबाई बूढ़े का इशारा अच्छे से समझ गया। अगर मुलानजी वापस जाना चाहेगी तो उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। मैं समझ गया हूँ, आज रात मैं उसके साथ अच्छे से बात करूंगा। अगर वो वापस जाना चाहेगी तो मैं उसके साथ जाऊंगा। अगर तुम इस तरह सोचते हो तो सबसे अच्छा है। तुम्हें उसके परिवार की स्थिति के बारे में पता है ना? मुझे कुछ पता है। सुना है उसके माता पिता नहीं रहे, घर पर कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं। जियांग शियाओबाई मुलानजी के परिवार की स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानता। पहले वो भावनात्मक रूप से अस्थिर था, इसलिए मैं ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। हम रिश्तेदार बड़े हैं और अब जब तुम्हारा विवाह प्रमाण पत्र बन गया है और बच्चा भी आने वाला है तो तुम्हें कुछ समय निकालकर उसके साथ उसके परिवार से मिलने जरूर जाना चाहिए। मैं समझ गया दादा। घर पहुंचकर जियांग शियाओबाई ने मुलानजी को शिक्षित युवाओं के जल्दी वापस लौटने की खबर बताई। क्या तुम वापस जाना चाहती हो? मुलानजी कुछ उदास स्वर में बोली। मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती। आवाज रुंध गई।
ठीक है, जब तुम वापस जाना चाहोगी बस मुझे बता देना। जहां तुम और मैं होंगे वही हमारा घर है। मैंने शनिवार से सुना कि शहर वापस लौटने के बाद शिक्षित युवा कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। मैं ट्राई करना चाहती हूँ, क्या ठीक है? अरे पगली, बिल्कुल ठीक है। अगर पास हो गई तो मेरी पत्नी कॉलेज स्टूडेंट हो जाएगी। ये परिवार के लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है, मैं क्यों मना करूंगा? धन्यवाद शिहा बाई। तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? कल नाश्ते के बाद मैं तुम्हें शहर ले जाकर जांच करवा दूंगा और कॉलेज प्रवेश परीक्षा की सामग्री भी खरीद लाऊंगा। वैसे भी अब तुम गर्भवती हो, वर्क पॉइंट्स की चिंता मत करो, बस घर पर रहकर पढ़ाई करो, अपना ख्याल रखो तो परीक्षा पास करने के बेहतर चांस होंगे। अगली सुबह जियांग शियाओबाई दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट की आवाज से नींद से जागा। क्या हुआ? नमस्ते दोस्तों, मैंने इस वीडियो का दूसरा भाग बना लिया है, इसलिए कृपया इस वीडियो पर हमारा लक्ष्य पूरा करें। 200 कमेंट, 5000 लाइक और 5000 सब्सक्राइबर।